बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सो यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम पैथो को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जो है इससे पिछली वीडियो में हमने जो है वो हमने ओवेरियन ट्यूमर्स देखे थे और आज हम यूट्राइन कंडीशन को देख रहे हैं। इनमें भी हम जो यूट्रस के जो डिफरेंट नॉन न्यूप्लास्टिक न्यूप्लाज्मा है वो देखेंगे और हम जो है ट्यूमर्स हैं जो यूट्राइन न्यूप्लाज्मा है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आज डिस्कस करना है वो एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस को डिस्कस करना है, ठीक है। इन दोनों को हमने इसलिए भी साथ में डिस्कस करना है क्योंकि इन तीनों इनमें थोड़ा-सा ये कह लें कि इनकी सेम सेम प्रेजेंटेशन होती है और इनकी जो सिर्फ इनमें एक डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूँगा। एडिनोमायोसिस, ठीक है, और इधर मैं साथ में लिख देता हूँ एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। अच्छा, दोनों कंडीशंस में होता ये है कि एंडोमेट्रोसिस एंडोमेट्रियम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी एंडोमेट्रियम की बात हो रही होती है। एडिनोमायोसिस में होता ये है कि आपका जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है ना, वो यूट्राइन के मायोमेट्रियम में इन्वेड कर जाता है, ठीक है। इसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियल टिश्यू इन्वेड्स इनटू मायोमेट्रियम, ठीक है। ये बात होगी। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस इसमें क्या है? इसमें होता ये है कि एंडोमेट्रियम का ऐसा टिश्यू जो कि आउटसाइड द यूट्रस प्रेजेंट हो, इसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, और इसकी जो मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो है ओवरीज है, ठीक है। दोनों में एंडोमेट्रियम की बात हो रही है, ठीक है। एडिनोमायोसिस में फर्क ये है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो सिर्फ मायोमेट्रियम में ही रहता है, यूट्रस के मायोमेट्रियम में इन्वेड हो जाता है। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस में जो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो रादर देन प्रेजेंट इन द यूट्रस, वो कहां पर प्रेजेंट होता है? वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट होता है, और जो मोस्ट लाइकली लोकेशन है वो है ओवरीज है, ठीक है। अब इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली सिमिलर ही है, ठीक है, लेकिन जो एंडोमेट्रियोसिस है उसकी तरह थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। अब ये एडिनोमायोसिस में क्या होता है कि जब एंडोमेट्रियल टिश्यू, बेसिकली एंडोमेट्रियल इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, तो जब ग्लैंडुलर टिश्यू मायोमेट्रियम में प्रेजेंट हो जाएगा तो वो क्या करवा सकता है? वो डिस्मेनोरिया करवा सकता है, ठीक है। वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग करवाएगा, यूट्राइन ब्लीडिंग करवाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिनोमायोसिस में एक कीवर्ड के तौर पर एक क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलती है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एनलार्ज सॉफ्ट ग्लोबुलर यूट्रस, ठीक है। इसको मैं यूनिफॉर्मली एनलार्ज सॉफ्ट यूट्रस मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें एंडोमेट्रियोसिस में आपको क्या देखने को मिलता है? एंडोमेट्रियोसिस जो है ये आपको इमोबाइल सर्विक्स और यूट्रस आपको देखने को मिलता है, इमोबाइल यूट्रस और सर्विक्स, बिकॉज ऑफ इसलिए भी कि इसमें जो भाई यूट्रस और सर्विक्स का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज ऑफ जो एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट है वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये फाइव कीवर्ड मिलता है और ये आपको यूनिफॉर्मली एनलार्ज सॉफ्ट टिश्यू मिलता है, सॉफ्ट बोगी यूट्रस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करेंगे, एडिनोमायोसिस का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? तो इस तरह से आ सकता है, a young woman present with the dysmenorrhea and menorrhagia, ठीक है, a subsequent ultrasound scan reveals uh, so endometrial invasion into the myometrium, ठीक है। कीवर्ड ये हो गया, मैंने ऊपर भी बताया कि एडिनोमायोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच योर एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर टिश्यू इन्वेड्स, और यू कैन से इन्वेड इनटू द मायोमेट्रियम, ठीक है। तो ये एक इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग होगी, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये एडिनोमायोसिस का क्लासिकल केस है, ठीक है। इतना याद आपने रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट पे आ जाए एडिनोमायोसिस के, तो एडिनोमायोसिस के ट्रीटमेंट में हम जो है वो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देंगे। ठीक है, इसमें जो है वो आ जाते हैं ल्यूप्रोलाइड और गोजलिन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा यूट्रस में इन्वेजन हो गई है तो हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है, या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूट्रस जिसमें जो है वो एडिनोमायोमा है, ठीक है। तो ये हम इसकी जो है क्लासिकल इसका जो ट्रीटमेंट है हिस्टेक्टोमी। ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाओ एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी जरा ज्यादा है। अब एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में जो है होता क्या है, अ, एक तो ये ओवरीज को इवॉल्व इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब जब पेशेंट जो है प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे? वो ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, डिस्मेनोरिया होगा, ठीक है, डिस्कीजिया हो गया, डिस्कीजिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हो सकता है डिस्मेनोरिया हो सकता है, ठीक है,
मेनोरोगिया हो सकता है, ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो एडिनोमायोसिस की तरह ही होती हैं। लेकिन जब आप इसकी जो है बायोप्सी करते हो या अल्ट्रासाउंड वगैरह या कुछ भी करते हो, तो आपको जो है या ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करते हो, तो होता क्या है कि आपकी ओवरीज पर जो है वो ब्लैक कलर के जो है वो एडिनोमास होते हैं, ठीक है? जिनको हम चॉकलेट सिस्ट का नाम देते हैं, चॉकलेट सिस्ट ऑन ओवरीज, और ये क्लासिकल फाइंडिंग है इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा, अब ये चॉकलेट सिस्ट जो है वो कैसे बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं, एक बार याद रखिए कि एंडोमेट्रियोसिस आपको पता है कि जब एक साइकिल चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो उसमें होता ये है कि आपका जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो प्रोलिफरेट होता है। अब चूंकि एडिनोमायोसिस में होता ये है कि ये विद इन द मायोमेट्रियम ही प्रेजेंट होता है, तो इससे होता क्या है कि एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो होती है, बिकॉज ऑफ देयर इज एक्सेसिव, जो एक नॉर्मल यूट्रस में प्रोलिफरेशन होनी होती है वो अब ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही होती है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये आउटसाइड द यूट्रस प्रेजेंट होता है, ओवरीज में प्रेजेंट होता है। तो इट बेसिकली जब कि कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना है, फेज वगैरह आना है या टाइम आना है, तो इन एंडोमेट्रियल सेल्स ने भी जो है प्रोलिफरेट होना होता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में। तो जब ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रोलिफरेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जारी बात है इन्होंने शेडो भी होना है, नॉर्मल नॉर्मल जैसे साइकिल होता है, मेंसेस वगैरह होना होता है, तो इसमें भी जो है वो ब्लीडिंग जो है वो आपकी ओवरीज में हो जाती है, ठीक है? तो ओवरीज में जब ब्लीडिंग होती है, तो इसको हम रेट्रोग्रेड फ्लो ब्लीडिंग में कहते हैं, जिसकी वजह से वो एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो वो क्लासिकली आपको जो साइन नजर आता है वो चॉकलेट सिस्ट ऑन द ओवरीज नजर आता है, ठीक है? एक ये रीजन होगी कि मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स की, ठीक है? ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू विया द लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी इसकी क्लासिकल प्रेजेंटेशन है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द चॉकलेट सिस्ट। तो ये तीन बातें हैं जो कि चॉकलेट सिस्ट इन द ओवरीज बनाने में इसकी हेल्प करती हैं। ठीक है? अब पेशेंट जो है वो वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, इन पेल्विक पेन भी होता है इनमें, ठीक है? डिस्मेनोरिया, डिस्पिरिन्यूरिया हो गया, डिसयूरिया, डिस्कीरिया, जितने भी डीडी हैं वो सारे आपने याद रख लेने हैं, ठीक है? और एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, इन पेशेंट में जो है इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ आपकी ओवरीज इन्वॉल्व है, तो जब ओवरीज इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको इनफर्टिलिटी भी जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, तो इसमें नॉर्मल साइज यूट्रस होता है, एक बात याद रखिए, ऊपर मैंने बता दिया कि इमोबाइल यूट्रस और सर्विक्स होता है, दैट इज द क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। बिकॉज़ ऑफ इसमें जो है यूट्रस या सर्विक्स इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें रादर देन यूट्रस और सर्विक्स आउटसाइड ऑफ द यूट्रस पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, या वो ओवरीज हो सकती हैं, फ्लोपिंग ट्यूब भी हो सकती हैं, मोस्ट कॉमनली जो है वो ओवरीज हो सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? इसका ट्रीटमेंट जो है हम पेल्विक पेन है तो हम जारी बात है एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है? ठीक है? उसके बाद जो है ओसीपीज हो सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि जो एस्ट्रोजन वगैरह जो है उसके लेवल को जो है वो बैलेंस किया जाए, ठीक है? उसके बाद जो जीएनआरएच दे सकते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे सकते हैं, डेनाजोल दे सकते हैं, या लेप्रोस्कोपिक जो है वो रिमूवल कर सकते हैं इसका। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने बात याद रखनी है। अच्छा, इन पेशेंट में एक और क्लासिकल फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, ये पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है ये जो सिम्पटम्स अपीयर होती हैं ये ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो अपीयर होती हैं, बिकॉज़ ऑफ वो फेज होता है जब आपकी जो फंक्शनल लेयर होती है उसमें शेड भी होना होता है। तो इसी वजह से जो एंडोमेट्रियल जो प्रेजेंट है एब्नॉर्मली एक्टोपिक साइट पर प्रेजेंट है, तो उसमें भी जो है वो शेड होना होता है। तो जब वो भी शेड होता है और यूट्राइन का जो एंडोमेट्रियम है वो भी शेड होता है, तो तब ये जो है क्लासिकल फाइंडिंग जो है आपको देखने को मिलती है। बेसिकली दोनों जो है दोनों सेम ही साइकिल होते हैं, लेकिन एक एक्टोपिक साइकिल है और एक नॉर्मल साइकिल होता है। तो ये सारा डिफरेंस है। तो ये बातें जो है आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ तो एशरमान सिंड्रोम। इसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि एशरमान सिंड्रोम इज नथिंग बट देयर इज अ एडहेजन और फाइब्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है? एडहेजन और फाइब्रोसिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो जब ये इस तरह की कहानी हो जाएगी तो क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो अ, उसके साथ यूट्रस में जाके अटैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ ऑफ फाइब्रोसिस हो चुकी है, एडहेजन हो चुकी है, तो वो नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि वुमेन्स में जो है वो क्या करेगा, वो फर्टिलिटी को जो है वो डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है? ये हो गया। और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर एक क्लासिकल फाइंडिंग आती होती है, या क्लासिकल एक कीवर्ड आता होता है, उसमें वो कहता है कि उसकी जो हिस्ट्री है वो डायलेशन एंड क्यूरेटेज ऑफ द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी थी, ठीक है? तो ये आपने याद रखनी है। ऑफन एसोसिएटेड विद डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डायलेशन एंड क्यूरेटेज ऑफ द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, ऑफ इंट्रायूटेराइन
आईयूपी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखना है अशरमन सिंड्रोम के अकॉर्डिंग से रिलेटेड। एडहेजन होती है, फाइब्रोसिस होती है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो है वो बेसिकली बॉन्ड नहीं बना पाता या उसके साथ अटैच नहीं हो पाता यूट्रस के साथ, दैट विल लीड टू द डिक्रीज फर्टिलिटी, ठीक है। एक ये बात होगी, और ये ऑफन एसोसिएटेड होता है डायलेशन एंड द क्यूरेटेज ऑफ द इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। तो ये है अशरमन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो हमने देखना है व्हाट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज नथिंग बट इज abnormal proliferation, आप कह सकते हो कि proliferation of the endometrial, ठीक है, endometrium, usually due to the excess estrogen, ठीक है। क्या हो सकता है कि एंडो abnormal proliferation of glandular epithelium due to excess estrogen, ठीक है। अब चूंकि हाइपरप्लेजिया हो चुका है, हाइपरप्लेजिया इस इनमें जो इन पेशेंट में जो वो चांसेस हो सकते हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के, ठीक है। क्योंकि हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो जब एक अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो दैट विल लीड टू मे बी कार्सिनोमा। तो इन पेशेंट में जो है वो हाई रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है जी। ये बेसिकली किन पेशेंट में हमें देखने को मिलता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये बेसिकली हमें जो है पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट में देखने को मिलता है, और यूजुअली रिप्रेजेंट करता है पोस्ट मेनोपॉजल वजाइनल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आते हैं, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल वजाइनल ब्लीडिंग, और इसका जो रिस्क है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का, ये इंक्रीज हो सकता है। इनके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के, तो वो हो सकता है कि इन एवोल्यूटरी साइकिल्स, ठीक है। उसके बाद जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है, पीकोस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है, और ग्रेनुलोसा सेल जो है वो हो सकता है। और हमने ग्रेनुलोसा सेल के बारे में पिछली वीडियो में देख पा था कि दैट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन आल्सो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है एक्सेसिव एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो क्या करेगा वो एंडोमेट्रियल की हाइपरप्लेजिया करवा देगा। तो ये है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और एक और कंडीशन है फ्रॉम द नॉन नियोप्लाज्म कंडीशन ऑफ द यूटेराइन, दैट इज एंडोमेट्राइटिस। तो इस नाम से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस, तो ये जो एंडोमेट्राइटिस इज नथिंग बट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये है एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। ये बेसिकली किन किन वजह से हो सकती है, ये बेसिकली हो सकती है कि इफ देयर इज अ रिटेन्ड मटेरियल इज नीडेड फॉर द रिटेन मटेरियल जो है वो कंसेप्शन का जो है वो रिटेन रह जाए इन द यूट्रस, ठीक है। अब जब वो एक रिटेन प्रोडक्ट रह जाता है यूट्रस में, ठीक है, तो उसको जो है वो ये एक नीडस होता है फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। ये यूं कह लो कि रॉ मटेरियल होता है टू ग्रो ऑन द दैट, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया इन्वेड करेंगे उसको, फिर तो वो फिर इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। तो तो ये है एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। ये जो है आपने याद रखना है। इसमें जो हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, बेसिकली इट इज इन्फ्लेमेशन और इट इज यूजुअली ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसमें जो हम ट्रीटमेंट जो देते हैं वो जेंटामाइसिन दे सकते हैं प्लस क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन प्लस क्लिंडामाइसिन प्लस और नॉट एमोक्सिलिन, डिपेंड करता है अगर पेशेंट रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक और नॉट, ठीक है। तो ये जो है ये नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन ऑफ द यूट्राइन हो गया। अब आ जाओ यूट्राइन न्यूप्लाज्मा जो कि वाकई में खतरनाक है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का एक तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, दैट विल लीड टू दैट हैव हायर चांसेस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, मोस्ट कॉमन लॉजिकल मैलिग्नेंसी, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जब जारी बात है एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, कार्सिनोमा आ गया, तो पेशेंट जो है यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं वजाइनल ब्लीडिंग के साथ, ठीक है। अब इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोइड कहते हैं और एक को हम सेरस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ तो व्हाट इज एंडोमेट्रियोड, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा,
एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा, ठीक है। एंडोमेट्रियोइड जो है बेसिकली होता है अनएक्सपोज कह रहा हूँ कि अनअपोज एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है एक्सेसिव एस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया दैट विल कंट्रीब्यूट टू द एंडोमेट्रियोइड टाइप ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। तो वो इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हिस्टोलॉजी जब आप देखते हो तो जो आपकी जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो डिसअरेंज आपको देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर इज अ डिस्प्लेजिया होता है। आपको पता है कि जो कार्सिनोमा होता है उसका डिस्प्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट है वो हैफर्जर्डली हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो डिसअरेंज आपको जो है वो नजर आता है। उसके बाद ये इसकी एक क्लासिकल आपसे एमसीक्यूज में कीवर्ड के तौर पर पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन विल बी सीन इन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो उसमें जो आपने याद रखना है वो याद रखना है कि P10, ठीक है। और मिसमैच रिपेयर प्रोटीन्स में जो है वो म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से जो है वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आपको देखने को मिलता है। मिसमैच रिपेयर प्रोटीन्स, तो ये आपने नहीं बोलना इनमें से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, तो उसके बाद जो है एक और टाइप है वो उसका नाम कहते हैं सेरस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये दैट इज एसोसिएटेड विद द एंडोमेट्रियल एट्रोफी इन द पोस्टमेनोपॉजल फीमेल्स। जो पोस्टमेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं, आप यूं भी कह सकते हो कि जो एंडोमेट्रियोइड है ये बेसिकली मोस्टली जो है ये मे बी उन पेशेंट्स में हो सकता है जो कि अपनी जो है फर्टिलिटी की एज में हो, और जो सीरस है वो उनमें होता है जो पोस्टमेनोपॉजल हो, ठीक है। लेकिन जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा अगर इसको कंसीडर करें तो ये जो है ये किसी वुमेन में भी हो सकता है। तो सीरस जो है बेसिकली उनमें होता है जो कि जिनमें जो एंडोमेट्रियल है उसकी एट्रोफी हो जाती है, और एट्रोफी कब होती है, जब जो है मेनोपॉज हो जाता है। सीन इन एट्रोफाइड एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखना है। और सेरस में जो है वो आपको बस समोमा बॉडीज आपको नजर आती हैं, ठीक है। इसमें आपको जो है वो समोमा बॉडीज नजर आती हैं सीरस में। हमने एक पीछे ओवेरियन ट्यूमर में भी देखा था कि एक सीरस सिस्ट एडिनोमा था, या सीरस कार्सिनोमा सॉरी, उसमें भी जो हमें सीरस जो है समोमा बॉडीज नजर आती हैं, ठीक है। तो ये जो है फाइंडिंग जो है आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको जो स्मोमा बॉडीज है वो मेलिग्नेंसी में नजर आती हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ लियोमायोमा। लियोमायोमा, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं फिब्रोइड्स, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेकंड नेम ऑफ फिब्रोइड इज लियोमायोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द फीमेल्स होता है ये, मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन फीमेल, ठीक है। और ये मल्टीपल हो सकते हैं, ये नहीं आप कह सकते कि ये जो है ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर ही है। ये मल्टीपल हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, ये बैक पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है कि ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। और ये जो फिब्रोइड्स हैं ये बेसिकली बिनाइन स्मॉल मसल ट्यूमर होते हैं, बिनाइन स्मॉल मसल ट्यूमर होते हैं। और इनका भी जो है वो एस्ट्रोजन एक्सपोजर से रिलेशन होता है, मतलब कि जितना एस्ट्रोजन होगा उतनी जो है ये इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ये इनका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका ये एक फायदा है कि ये जब एस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में, तो होता ही है कि ये साइज में जो है ये खुद ब खुद जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और दैट्स व्हाई इसको हम एस्ट्रोजन सेंसिटिव जो है फिब्रोइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर साइज जो है वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्रीज साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ जब प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है तो प्रेगनेंसी में जो है एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होता है। जब एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो ये इनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब डिलीवरी वगैरह हो जाएगी उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, तो उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो होगा क्या कि ये जो फिब्रोइड का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और मेनोपॉज में जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज साइज आफ्टर मेनोपॉज। तो ये है फिब्रोइड, ठीक है। इसका जो पीक इंसिडेंस है वो 20 टू 40 ईयर्स के दरमियान जो है वो होता है, ठीक है। अब वो जो पेशेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रेजेंट करेंगे एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ आ सकते हैं, ठीक है। एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ आ सकते हैं, ठीक है। ऑफन और रिजल्ट इन मिसकैरेजेस बिकॉज ऑफ इनमें हम जब पेशेंट्स को फिब्रोइड्स होते हैं तो हम जो है वो बाज़ औक़ात
फिब्रोइड की लोकेशन पे डिपेंड करता होता है कि किस जगह पर फिब्रोइड है। तो अगर तो फिब्रोइड पोस्टीरियर वॉल पे हो या इस तरह कोई ऐसी जगह पर जहाँ पे मोस्टली जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जो है वो जाकर अटैच होना होता है, तो हम जो है वो फिर हम कहते हैं उसको कि अवॉइड कंसेप्शन, ठीक है। तो अगर इस सूरत हाल में हो जाए तो दैट विल लीड्स द मिसकैरेजेस, ठीक है। तो मिसकैरेजेस जो है हमें देखने को मिलते हैं इन पेशेंट्स में, ठीक है। और इसमें जो आपको एक और क्लासिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलती है वो मिलती है इरेगुलरली एनलार्ज जो है आपको यूट्रस देखने को मिलता है। इरेगुलरली एनलार्ज यूट्रस देखने को मिलता है। कैसे? बिल्कुल ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इर्रेगुलर क्यों होता है? इर्रेगुलर से मुराद के किसी जगह पर ये एनलार्ज होता है, किसी जगह पर ये जो है नॉर्मल होता है। वो इसलिए बिकॉज़ ऑफ ये फिब्रोइड जो है ये मल्टीपल होते हैं, ये यहाँ भी हो सकते हैं। अगर ये यहाँ होंगे, ठीक है, तो यहाँ से एनलार्ज हो जाएगा यूट्रस, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे होगा तो ये यहाँ से भी एनलार्ज हो जाएगा। और अगर ये यहाँ पर हुआ तो यहाँ से भी एनलार्ज हो जाएगा। और अगर बैक साइड पर हुआ तो बैक साइड पर भी जो है एनलार्ज हो जाएगा। तो ये इर्रेगुलर कंडीशन कहते हैं। तो ये जो है वही कीवर्ड है फिब्रोइड्स का। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक वुमन है, वो फर्टिलिटी एज की वुमन है, 30 इयर्स की एज है, वो आइए प्रेजेंट करती है, वो कहती है कि मुझे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और रिसेंटली जो है उसका मिसकैरेज भी हुआ है, ठीक है। तो आपने जब यूट्रस की जो अल्ट्रासोनोग्राफी की तो इरेगुलर एनलार्ज जो है वो यूट्रस आपको देखने को मिला है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने बता देना कि दैट इज फिब्रॉइड, ठीक है। तो ये जो है ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाओ लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा इज नथिंग बट इट इज अ malignant proliferation of the smooth muscle arising from the myometrium. लियोमायोसार्कोमा ये malignant कंडीशन है, ठीक है। ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं वो बिनाइन कंडीशन थी, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन की। लियोमायोसार्कोमा इट इज अ मैलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि it arises de novo, ठीक है। ये de novo मतलब कि बिल्कुल ही न्यू जो है इसकी काज होती है। यूं कह लें कि जो बिनाइन कंडीशन है ये उससे नहीं बनता, इसकी कोई और ही काज होती है। और यूजुअली जो है ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में जो आपको देखने को मिलता है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखने को मिलता है। और इसमें जो है लियोमायोमा में तो हमने देखा ना फिब्रोइड में मल्टीपल लीजन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिंगल होती है। ये आपका यूट्रस है, ठीक है। इसमें सिंगल होती है, कहीं भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन वो सिंगल होती है, इसमें मल्टीपल नहीं होती। तो ये जो है बातें आपने याद रखनी है। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको जो है समझ आ चुकी होगी कि हार्डली कोई 20 मिनट की वीडियो होगी। तो बाकी जो हमें नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो फिर हम डिफरेंट पैथोलॉजी पर आते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो सेक्स क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर पर होगी। और उससे अगर वीडियो को थोड़ा बड़ा करना होगा तो उसमें जो है फिर हम कुछ और टॉपिक्स भी ऐड कर देंगे। कोशिश होगी मेरी कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर जो हम जीआईटी की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इस महीने में 30 दिन है हमारे पास, और इन 30 दिनों में हम जीआईटी का जो कोशिश मेरी जीआईटी की होगी कि आपको बेसिक्स सारा करवा कर जो है उसकी मेडिसिन भी करवाऊं और उसकी जो है वो सर्जरी भी करवा दूं। तो जीआईटी में से जो है इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनआरई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपकी जनरल सर्जरी के क्वेश्चन जो है मोस्टली जीआईटी ट्रैक से ही आते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह हम साथ में कवर कर लेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज।